नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादुयाजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना पर गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। कहा, देश के युवाओं को गुमराह करने वालों के मन में अतीत में भी सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आसियान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने म्यांमार में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अमरीकी सीनेटर मार्को रूबियो ने अमरीकी कांग्रेस में विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य अमरीका भारत साझेदारी को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये महान भूमि कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ की साक्षी बन रही है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमें ये बताता है कि देश के लिए दिया गया बलिदान अमर है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान अतीत में भी अपने सभी नापाक प्रयासों में विफल रहा है, लेकिन वो आतंकवाद युद्ध का सहारा लेकर स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने के प्रयास कर रहा है। श्री मोदी ने देश के रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये देश में होने वाले महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इससे भारत का सामर्थ्य बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं को गुमराह करने वाले ये लोग अतीत में भी सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते थे। कारगिल युद्ध के दिनों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे देश के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में हो रहे विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए कहा कि शिनकुन ला टनल के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश पूरे साल और हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि ये सुरंग लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी। श्री मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से लद्दाख की शिनकुन ला टनल परियोजना की शुरुआत करते हुए पहला विस्फोट किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी शर्मा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और 3 सशस्त्र बलों के प्रमुख उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस पर सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनका बलिदान और वीरता प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर कारगिल युद्ध के नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एन राजा सुब्रमणी, नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन, वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह और CISC के लेफ्टिनेंट जनरल जॉनसन पी मैथ्यू ने भी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। संसद के दोनों सदनों ने कारगिल युद्ध के दौरान वीरता से लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि सैनिकों ने युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये सदन कारगिल की प्रतिकूल परिस्थितियों और दुर्गम इलाके के बावजूद दुश्मन पर शानदार विजय प्राप्ति में सैनिकों की असाधारण वीरता के लिए सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता को नमन करता है। युद्ध के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में दोनों सदनों में मौन रखा गया। राज्यसभा में आज आम बजट 2024-25 पर चर्चा फिर शुरू हुई। YSRCP के एस निरंजन रेड्डी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अल्पकालिक लोक लुभावना विचार
की वजह माध्यम और दीर्घकालिक विचारों को अपनाया है। वहीं सीपीआई सदस्य पी संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि बजट जन विरोधी और संघीय विरोधी है। रजत के एडी सिंह ने देश में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम बजट में कृषि क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए खाद्यान्न पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लगातार बढ़ा रही है। राज्यसभा में एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रदान करने से जुड़े पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने ये बात की। कृषि मंत्री के जवाब के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कृषि मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, डीएमके और अन्य विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। बाद में संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने सरकार की आलोचना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आसियान के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज वियतनाम में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण की आधारशिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल म्यांमार में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चौथी वार्षिक बैठक आज नेपिडॉक्टर में होनी है। अपनी यात्रा के दौरान श्री डोभाल ने कल म्यांमार सुरक्षा प्रमुख मो अंग से भी मुलाकात की थी। अमरीकी सेनेटर मार्को रूबियो ने आज अमरीकी कांग्रेस में एक विधेयक पेश किया जिसका उद्देश्य भारत अमरीका साझेदारी को मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है। यह पहली बार है जब अमरीकी कांग्रेस में इस तरह का भारत केंद्रित बिल पेश किया गया है। विधेयक में भारत के साथ वही व्यवहार करने का प्रस्ताव है जो जापान, इजरायल, कोरिया और नाटो जैसे उसके सहयोगियों के साथ किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने बांग्लादेश सरकार से देश में पिछले सप्ताह हिंसा की घटनाओं पर विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में खुलासा करने को कहा है। मानवाधिकार प्रमुख ने सरकार से सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों का पालन करें। बांग्लादेश में हाल के विरोध प्रदर्शनों में 170 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए और कई लोग लापता हैं। श्रीलंका के डाम्बुला में महिला एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारत के साथ सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 5 ओवर में 2 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। आज ही इसी मैदान पर दूसरे सेमीफाइनल में शाम 7 बजे श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड आज से शुरू हो रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों की शुरुआत आज से होगी। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का आयोजन पेरिस में सीन नदी के किनारे भारतीय समय के अनुसार रात 11 बजे से होगा। मुंबई में लगातार वर्षा से आज राहत मिली है। दैनिक जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। इस बीच बृहन मुंबई नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में आने वाले स्कूल और कॉलेज खुले हुए हैं। अभिभावकों के लिए परामर्श जारी किया गया है कि बिना किसी आधिकारिक जानकारी के शैक्षणिक संस्थान के बंद होने के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दें और स्कूल तथा कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क में रहें। इस बीच महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों में वर्षा जारी है। पुणे, रत्नागिरी, गढ़चिरौली और लातूर सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गुजरात में प्रभावित जिलों में बाढ़ का पानी कम होने लगा है जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। हालांकि वडोदरा, सूरत के कुछ हिस्से अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम ने आज सुबह वडोदरा में वनसर गांव में बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 16 लोगों को बचाया। पटरियों पर पानी जमा होने के कारण आज अहमदाबाद डिवीजन से गुजरने वाली कई रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इस बीच आज पूरे राज्य में बारिश में काफी कमी देखी गई। मौसम विभाग ने आज दक्षिण गुजरात में विभिन्न स्थानों पर मूसलाधार बारिश और उत्तर तथा मध्य गुजरात में व्यापक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।